भारत में संगठन बनाम संगठन का संघर्ष आज मुखर होता दिख रहा है। संगठन के बुनियाद में उद्देश्य और विचारधारा होता है। हो सकता है आप भी किसी संगठन के सदस्य या पदाधिकारी होना भी चाहिए। बाबा साहब के पिछड़े वर्गों के आह्वान में शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो एक प्रमुख नारा रहा। अगर आप संगठित नहीं हैं तो यकीन मानिए बाबा साहब के विचारों में आप शिक्षित नहीं हैं। संगठित होने के पूर्व शर्त शिक्षित होने से है। इसलिए बाबा साहब ने शिक्षित बनो के बाद संगठित होने को रखा, संगठित बनो को रखा। अगर हम यह समझें कि शिक्षित बनो क्लास 1 है और संगठित रहो क्लास 2 है, अगर आप संगठित नहीं हैं तो यकीन मानिए आप अभी क्लास 1 में हैं। प्राचीन समय में महामानव सिद्धार्थ गौतम ने भी संगठन का निर्माण कर विश्व में समता स्थापित किया। आधुनिक भारत में बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडियन लेबर पार्टी और अंतिम समय में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जैसे अनेक संगठनों का स्थापना किया। आज भारत में हजारों संगठनों का जाल आपको दिखाई देगा, मगर संगठन के पैमाने होते हैं। सामाजिक संगठन की बात करें तो संगठन के 8 तत्व होते हैं। मुख्य रूप से संगठन का उद्देश्य होता है, कार्यक्रम होता है, विचारधारा होता है और 5-6 और होते हैं। अगर आप किसी संगठन से जुड़े हैं तो उसके पैमाने की जांच कीजिए, उसके उद्देश्य क्या है, उसके विचारधारा क्या है। अक्सर आप देखेंगे कि 1000 संगठनों में 999 संगठनों का कोई उद्देश्य नहीं होता। संगठन निर्माण करने वालों को संगठन की कोई जानकारी नहीं होती। फिर आप पूछेंगे तो वे क्या करते हैं? वे सरकार के किसी गलत निर्णय का इंतजार करते हैं। कोई निर्णय आते ही वे 1 या 2 दिन उग्र होते हैं और फिर सड़क पर उतरकर अपने अस्तित्व का लोगों को एहसास दिलाते हैं। कभी कभी किसी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन, सड़क जाम करते हुए वो दिखाई देंगे। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मेरा यह नजरिया बुद्ध, फूले, बिरसा अंबेडकर के आंदोलन से बना है। मैं इन संगठनों के इस व्यवहार का इसलिए विरोध करता हूं कि यह बाकी वर्ष भर कुछ नहीं करते। हाँ, कभी कभी महान पुरखों के मूर्तियों या फोटो में माला चढ़ाने का काम जरूर करते हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला अज्ञानता और दूसरा स्वहित। हो सकता है वो ऐसा अज्ञानतावश करते आ रहे हो या फिर संगठन के माध्यम से राजनीति या आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते हो। फिर आप पूछोगे तो क्या करना चाहिए? तो मेरा जवाब है, मेरा खुद का कोई विचार नहीं है और आज की संगठनों का आलोचना का आधार मेरे महान पुरखों के संगठन चलाने का इतिहास से है। साथियों, आज हम जिस संगठन की बात करने जा रहे हैं वह है सत्यशोधक समाज। आधुनिक भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति के प्रणेता राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। फूले साहब का अगर हम काल का विचार करें तो उस काल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं या उसको अध्ययन कर सकते हैं। पहला कालखंड 1848 से 1865 और दूसरा 1865 से 1891 उनकी मृत्यु तक। उन्होंने अपने पहले कालखंड में शूद्र, अतिशूद्र और नारी शिक्षा, पुस्तक लेखन, शोषित समाज के बीच स्वाभिमान की भावना का निर्माण करना जैसे बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी सामाजिक कार्य किए। इस प्रथम कालखंड के बाद उनको यह एहसास हुआ हम सिर्फ इन कार्यों के आधार पर राजनीतिक अधिकार हासिल नहीं कर सकते। फिर उन्होंने संगठन निर्माण की बात सोची। आजकल तो रात में सपना देखा, सुबह संगठन बना लिया। यानी संगठन शनिवार को बन गया और सोमवार को टूट गया। और तो और रात को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय महासचिव खुद को बनाते हुए भी लोग देखे जा सकते हैं। खैर, फूले साहब ने अपने 15 वर्षों के सामाजिक कार्यों के अनुभव पर यह निष्कर्ष निकाला कि शूद्रों, अतिशूद्रों द्वारा जब तक कोई संगठित प्रयास और आंदोलन नहीं होता तब तक कोई भी राजनीतिक अधिकार मिलना संभव नहीं है। उनको यह एहसास कब हुआ?
अपने सामाजिक आंदोलन के 15 वर्षों के कार्यों के बाद। इसलिए उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने तथा अपने कार्यक्रमों को प्रत्यक्ष रूप देने के उद्देश्य से एक संस्था की स्थापना करने का संकल्प किया। अपने संकल्प के अनुसार 24 सितंबर 1873 के दिन ज्योतिराव ने अपने सहकारी मित्रों, शुभचिंतकों और अनुयायियों की एक सभा पूना में बुला लेते हैं। महाराष्ट्र के अनेक महत्वपूर्ण स्थानों से लगभग 60 लोग सभा में भाग लेने आते हैं। ज्योतिराव लोगों को आभार व्यक्त करते हैं और फिर संगठन निर्माण की बात पर संस्था के उद्देश्य को वो समझाते हैं। संगठन का नाम फिर सत्यशोधक समाज रखा जाता है और इस संगठन के वो पहले अध्यक्ष चुने जाते हैं। नारायण राव गोविंद राव कडलक संस्थान के पहले मंत्री निर्वाचित होते हैं। उन्होंने इस संस्थान का उद्देश्य लोगों को बताया। उद्देश्य में जो प्रमुख रूप से उनके जो मुख्य बिंदु थे वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि संगठन का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनका उद्देश्य था शूद्र अतिशूद्र को ब्राह्मणी धर्मशास्त्रों के प्रभाव से बाहर निकालना, ब्राह्मण पुरोहितों की जालसाजी से छुटकारा दिलाना, मानवीय अधिकारों के प्रति जागृत करना, मानसिक और धार्मिक गुलामी से उनको दूर करना। एक और महत्वपूर्ण बात, सत्यशोधक समाज संगठन का सदस्य कोई भी जाति का हो सकता था। और जो सबसे अहम बात है उस संगठन का वह कि प्रत्येक रविवार को संगठन की बैठकें होती थी और इन बैठकों में सबसे अधिक जोर जाति व्यवस्था को नष्ट करने, मूर्ति पूजा को समाप्त करने पर दिया जाता था। एक जरूरी बात हमें जाननी चाहिए कि यह उस वक्त 2 और सुधारवादी संस्थाएं कार्यरत थी, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज, मगर इसकी गतिविधि सिर्फ ऊंची जाति के, वह भी कुछ बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित थी और यह सब सिर्फ समाज सुधार की चर्चा ही करते थे, बस और कुछ नहीं। अपने उद्देश्यों को वास्तविक रूप देने के लिए उनके पास नैतिक साहस थी ही नहीं। इसका उदाहरण आपको मैं देता हूं। प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता महादेव गोविंद रानाडे अपनी तरुण विधवा बहन को केवल इसलिए पुनर्विवाह नहीं कर सके क्योंकि उनके पिता इस बात के लिए सहमत नहीं थे। और तो और खुद रानाडे की पहली पत्नी का जब देहांत हो गया तो उन्होंने 32 वर्ष की आयु में 11 वर्ष की बालिका के साथ दूसरा विवाह किया, यानी बाल विवाह किया। परंतु सत्यशोधक समाज को समझिए, इसमें भले इसके संगठन के अनुयायी बुद्धिजीवी लोग नहीं थे और उनका नेता भी एक सीधा साधा ईमानदार किसान था, परंतु ये लोग हृदय से सामाजिक परिवर्तन के लिए समर्पित थे। इनकी भाषा एकदम सरल होती थी और संगठन के प्रचारकों का पहनावा भी धोती, पगड़ी और बदन पर घोघरी। घोघरी मतलब एक छोटा सा कंबल, हल्का कंबल। प्रचारक लोगों को ढोल बजाकर इकट्ठा करते थे और ब्राह्मणों की करतूत इनको समझाते थे। सत्यशोधक समाज का लक्ष्य सामाजिक क्रांति था। इस दृष्टि से सत्यशोधक समाज आधुनिक भारत में सामाजिक आंदोलन की शुरुआत करने वाली पहली संस्था थी। ज्योतिराव की इन गतिविधियों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से शूद्रों में चेतना की लहर दौड़ पड़ी। शूद्रों के सभी विशेष कार्य बिना पुरोहितों के होना प्रारंभ हो गया। (1874) में ज्योतिबा राव बंबई गए। वहां उन्होंने सत्यशोधक समाज और इसके उद्देश्य लोगों को बताया। मुंबई में सत्यशोधक समाज की बहुत सारी शाखाएं खोली गई। मुंबई में तेलुगु माली समाज की एक बस्ती थी जिसमें कमाठीपुरा थी। कमाठीपुरा उसका नाम था और वह कमाठीपुरा सत्यशोधक समाज की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना। वहां तेली जाति के 2 नेतृत्व का भी सहयोग उनको मिला, पी राजाना लिंगू और रमैया वंकैया एरुवरू। फिर पूना में सत्यशोधक समाज का कार्यालय खुला। संगठन निर्माण के सिर्फ 2 वर्ष बाद सितंबर को वार्षिक सभा में संगठन के नीति के अनुसार सत्यशोधक समाज के अध्यक्ष का पदभार अपने सहयोगी डॉक्टर BR घोले को सौंप दिया। सोचिए, सिर्फ 2 वर्ष बाद ही अध्यक्ष बदल दिए गए। क्यों? संगठन महत्वपूर्ण है, संगठन व्यक्ति से ऊपर है, उसका उद्देश्य महान है, इसलिए फूले साहब ने ऐसा किया।
उनको बुद्ध के संगठन का भिक्षु संघ का ज्ञान था। उन्होंने समाज को केंद्र में रखा। फूले साहब नहीं होते तो बाबा साहब नहीं होते। फूले साहब बाबा साहब के 3 सामाजिक गुरुओं में से एक थे। संगठन का ताकत निर्माण से समस्या का समाधान किया जा सकता है, मगर संगठन निर्माण में अपने महापुरुषों से सीखने की जरूरत है। संगठन में डेमोक्रेटिक सिस्टम होनी चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए और किसी विचारधारा के तहत कार्यक्रम होने चाहिए, रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और भी बहुत कुछ। भारत का जो आज हालात है उसमें विषमतावादी संगठन के लोग संगठन के बूते सत्ता में हैं। अगर समस्या का समाधान करना है तो एक राष्ट्र स्तर का डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक संस्थान से आपको जुड़ना होगा। आप मेरे कहे कथनों पर थोड़ा विचार करिए। संगठन के निर्माण से आप सत्ता में पहुंच सकते हैं। जिसकी जनसंख्या 85% है उसको एक विचारधारा, एक पहचान से इकट्ठा होना चाहिए। ऐसे संगठन लोगों को तलाश करना चाहिए जो डेमोक्रेटिक है, जो फूले साहब के बनाए हुए संगठन के अनुसार कार्य कर रहा है, उनकी प्रणाली को अपने संगठन में व्यवहारिक रूप में लाया हुआ है। आजकल जो संगठन आप दिखाई दे रहे हैं, अधिकतर में जो प्रारंभ में अध्यक्ष बनता है वह मृत्यु तक वही अध्यक्ष होता है। उद्देश्य की कमी होती है, विचारधारा का कोई दिखाई नहीं देता है, कार्यक्रम भी न्यून होते हैं। तो ऐसे संगठन से आप भारत में जो जटिल समस्याएं आज है, चाहे कोरोना हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, सबके बुरे हालात अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो आपको संगठन निर्माण पर जोर देना होगा, संगठन से जुड़ना होगा। इसके बारे में आप सोचिए। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि संगठन से ही आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसमें आपका, आपके परिवार का, आपके बच्चों का, समाज का, राष्ट्र का, सबका हित है। आइए सोचते हैं संगठन कैसा होना चाहिए और इस दिशा में कार्य करते हैं। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए। फिर मिलते हैं। जय संविधान, जय भारत।